नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ का तिरस्कार। दोपहर का समय था। ममता जी मंदिर से लौट रही थी। माथे पर तिलक, हाथ में पूजा की थाली जो हल्के हल्के कांप रहे थे, और होठों पर जय माता दी की धीमी बुदबुदाहट। जैसे ही उन्होंने घर का गेट खोला, अंदर से उसकी बहू श्रद्धा और बेटी सिमरन की आवाज़ें गूंजने लगी, तेज, कड़वी और ताने भरे। दीदी, आप फिर आ गई। यह कोई धर्मशाला है क्या, या फिर हमने मुफ्त में होटल खोल रखा है? जब देखो आप मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती हैं। शादी हो गई है आपकी, अब बार बार मायके आकर आराम फरमाने की आदत छोड़ दीजिए। सिमरन, जो अभी अभी अपनी माँ को देखने आई थी, स्तब्ध रह गई। उसके हाथ में रखा कप जमीन पर गिर पड़ा। भाभी, क्या मतलब है आपका? अब मैं इस घर में आ भी नहीं सकती क्या? श्रद्धा ताने मारते हुए बोली। मतलब साफ है दीदी, पापा ने शादी कर दी है आपकी। अब मायके में रह रह कर भाई भाभी की ज़िंदगी में मत घुसिए। हर बार छोटी सी बात पर ससुराल से झगड़ा करके यहाँ आ जाती हैं, जैसे यह आपका होटल हो। सिमरन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़ी और ऊंची आवाज़ में बोली, वाह भाभी, वाह, अच्छे रंग दिखा रही हैं आप। लेकिन मुझसे ना ज़रा सोच समझ कर बात कीजिए। ये घर मेरे पिता और भाई का है, आपकी मिल्कियत नहीं समझी आप। और जब तक मेरे पापा की याद इस घर में है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। दुखी हूँ, माँ की तबीयत की वजह से परेशान हूँ, थोड़ा सुकून ढूंढने आई थी। लेकिन आपको तो बस ताने मारने का शौक़ है। श्रद्धा व्यंग से हंसी, फिर बोली, ओह, बहु दुखी हो तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों दुख देने आ जाती हो? क्यों न ये दुख ससुराल में रह कर झेलो, जहाँ तुम्हारा असली घर है। ये घर अब तुम्हारा नहीं सिमरन दीदी, ये मेरा और प्रकाश का घर है। सिमरन एक कदम आगे बढ़ी। आपका घर भूल मत जाइए। इस घर की नींव मेरे पापा ने रखी थी और माँ ने ईंट ईंट जोड़ कर बनाया है। आप तो बस आई हैं रहने के लिए। अब आवाज़ें इतनी ऊंची हो गई कि बाहर गली तक सुनाई देने लगी। सब लोग झांक झांक कर देखने लगे थे, जिससे शर्मिंदगी से ममता जी ने दरवाजे को खोल दिया और अंदर आ गई। लेकिन अंदर कदम रखते हुए थाली उनके हाथ से गिर गई। पीतल की थाली जमीन से टकराई और घंटी जैसे आवाज़ हुई, जैसे भगवान भी चुप नहीं रह पाए हों, जिससे दोनों की नज़रें उस तरफ घूम गई। ममता जी कुछ पल तक दोनों को देखती रही। एक उनकी बेटी थी, दूसरी उनकी बहू, और दोनों में एक जैसी आग थी, बस दिशा अलग थी। 1 साल पहले उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिससे उनके नाम का सब कुछ ममता जी के नाम हो गया था, क्योंकि उनके पति ने वसीयत ममता जी के नाम कर दी थी। तब से उसकी बहू और बेटा ने उसका बहुत ख्याल रखा था। फिर अचानक से 6 महीने से उसकी बहू और बेटा बार बार जायदाद अपने नाम करने की बोलने लगे। उन्होंने अच्छा व्यवहार किया था, इसीलिए कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे बहू के नाम कर दी। और यह होते ही सब कुछ जैसे बदल गया। उसकी बहू अब उसे ताने देने लगी और बोझ समझने लगी, जिससे ममता जी के पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। अपनी बहू का असली रूप देखकर वह जब भी अपने बेटे को इसके बारे में बताती, तो वह उसे ही समझा देता। देखो माँ, श्रद्धा ऑफिस भी संभालती और घर भी संभालती, आपका अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे में आपको और क्या चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे ही अपनी बहू की बुराइयां नहीं करनी चाहिए? मेरी बीवी बहुत अच्छी है, इसीलिए आप अब यह फालतू के खेल खेल कर घर के माहौल को ख़राब मत करिए। अपने बेटे के मुंह से
ऐसी बातें सुनकर उनके दिल को जैसे सदमा लग गया था। अब उन्हें समझ आ रहा था कि क्यों उनके पति ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे और बहू के नाम ना करके उनके नाम की थी। वही वह दोनों अभी भी लड़ रही थी कि ममता जी धीरे बुदबुदाई, बस बहुत हो गया, बाहर तक आवाज़ें जा रही है, सब सुनकर क्या क्या सोचेंगे। यह सुनकर श्रद्धा तेज आवाज़ में ताने भरे लहजे में बोली, तो आ गई आप माँ जी। अगर आपको इतनी इज्जत की फिक्र है तो अभी और इसी वक्त इस बेटी को कहिए कि अपना सामान समेटे और निकल जाए। मेरे घर पर बहुत परेशान कर लिया सबने, बल्कि आप भी अपने इस लाडली के साथ बाहर का रास्ता पकड़ लीजिए। दोनों माँ बेटी ने तो इस घर में जीना हराम कर रखा है। काम धंधा कुछ नहीं, बस दिन भर रोना, शिकायतें और मुफ्त की रोटियां तोड़ना। सिमरन का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने तड़प कर कहा, भाभी जुबान संभाल कर बोलिए और भगवान से डरिए। ऐसी बातें करते हुए आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है, आपकी माँ ने सिखाया नहीं है क्या? और मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ, अपने घर आई हूँ, अपने माँ बाप के घर। उसकी बात सुनकर श्रद्धा ने भी गुस्से के साथ कहा, मैं भी सही बोल रही हूँ। अब यह तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं रहा है। और मेरी माँ पर मत जाओ, वरना धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूँगी। इसीलिए शराफत से बोल रही हूँ, चुपचाप से निकल जाइए। यह सुनकर सिमरन गुस्से के साथ बोली, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। जिस घर में मेरा बचपन बीता, जहाँ मैंने अपने पिता की अर्थी देखी, वहाँ आने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझी आप? श्रद्धा व्यंग से हंस पड़ी, हाथ कमर पर रखे हुए बोली, ओहो, बहुत बड़ा हक जता रही हो। तो क्यों न तुम अपनी इस माँ को भी ले जाओ अपने साथ, जो दिन भर पूजा पाठ और रोने के अलावा कुछ नहीं करती। घर चलाने का सारा बोझ मेरे और प्रकाश के सिर पर है, और यहाँ दोनों माँ बेटी को बस जीने की आदत पड़ी है, मुफ्त की हवा और दाल रोटी पर। सिमरन का धैर्य टूट गया। वो एक कदम आगे बढ़ी और कांपती आवाज़ में बोली, बस भाभी, अब एक शब्द और मत कहिए मेरी माँ के बारे में। जिस माँ ने आपको इस घर में बेटी बनाकर जगह दी, आज वही आपको बोझ लग रही है। कभी आईने में खुद को देखिए। घर का काम तो करती है, लेकिन दिल का काम भूल गई है, इज्जत देना। श्रद्धा गुस्से से फट पड़ी, बड़ी मिर्ची लग रही है तुम्हें मेरे माँ पर बोलते हुए। तो तुम्हें मिर्ची नहीं लगी थी? बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। अगर इतनी ही दया आती है ना अपनी माँ पर, तो क्यों नहीं ले जाती उसे अपने साथ? साथ बैठो, एक दूसरे की मजबूरियाँ रो रो कर सुनाओ, और इस घर का बोझ मेरे सिर से उतारो। उसने आखिरी लाइन जोर से कही, क्योंकि मुझे अब यह बोझ नहीं संभल रहा। सिमरन की आंखें भर आई। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि कमरे से प्रकाश, उसका भाई, बाहर आ गया। उसने गुस्से से सिमरन की तरफ देखा। बस करो सिमरन, अब और ड्रामा मत करो। हर बार रो कर झगड़ कर आ जाती हो। हम लोग अब थक गए हैं तुम्हारी कहानी सुन सुन कर। सिमरन ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भैया आप भी? ममता जी ने बोलना चाहा कि प्रकाश ने चुप कराते हुए कहा, प्लीज़ माँ, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आप भी जा सकती हैं। हमारी भी लाइफ है, हम भी जीना चाहते हैं, बच्चों का फ्यूचर भी बनाना है। ऐसे कैसे आपको झेलते रहेंगे? अगर नहीं जा सकती तो चुपचाप से एक कमरे में पड़ी रहिए। यह सुनकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वही सिमरन ने माँ की तरफ देखा। वह पहले तो परेशान हो गई थी। उसके घर में खुद नहीं बनती थी। अपनी सास और अपने पति से तो
वह अपनी माँ का बोझ कैसे उठाती। वह टूटे स्वर में बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। शायद अब यह घर घर नहीं रहा, बस 4 दीवारें रह गई है। सिमरन की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो धीरे धीरे बाहर चली गई। पीछे ममता जी खड़ी रहीं। थाली के फूल जमीन पर बिखर चुके थे। उस रात ममता जी फिर अपने रूम से बाहर नहीं निकली। वह अपने रूम में रोती रही और अपने पति को याद करती रही। आज वह कैसी कसम में खड़ी थी। जिस बेटे को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला था, वही उन्हें आज इस तरीके से अपमान और इतने बुरे शब्द बोल रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन सुबह के 6 बज रहे थे। मंदिर से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। ममता जी सफ़ेद साड़ी में, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, घर के छोटे से मंदिर में दीपक जला रही थी। उनके होठों से धीमी आवाज़ में मंत्र निकले, ओम जय जगदीश हरे। पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़े और बोली, बस प्रभु, आज का दिन शांति से बीते। फिर वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। रसोई का दरवाज़ा बंद था, उसमें ताला लगा रखा था। यह देखकर वह मुड़कर रूम में चली गई और फिर उन्होंने धीरे से आवाज़ लगाई, श्रद्धा बेटा, 1 कप चाय बना दो ना, तबीयत ज़रा भारी लग रही है। अंदर से बहू की आवाज़ आई, तेज नींद से भरी और चिड़चिड़ी, क्या माँ जी, सुबह सुबह शुरू हो गई आप भी? मैं कोई नौकरानू हूँ क्या आपकी? ममता जी चुप रहीं। धीरे से बोली, अरे बेटा, मैं तो बस 1 कप चाय मांग रही थी, सिर दर्द है थोड़ा। श्रद्धा बाहर निकल आई, बाल खुले हुए, हाथ में मोबाइल, और पूरे तिरस्कार से बोली, तो क्या हुआ, खुद खड़ी हो जाओ, गैस वहीं है, चाय पत्ती वहीं रखी है, बनाओ और पी लो। अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं ना, मरने की उम्र नहीं है। ऐसे बहू को परेशान करते हुए अच्छा लगता है क्या आपको? ममता जी के चेहरे पर जैसे कोई तेज तमाचा पड़ा हो। उनकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन रसोई में। इसके आगे वह बोलती कि श्रद्धा गुस्से से बोली, परेशान? अरे परेशान तो आप वैसे भी करती ही हैं। कभी पूजा का धुआं, कभी घंटियों की आवाज़, सुबह सुबह चैन से नींद भी नहीं आती आपकी वजह से, और आप परेशान की बात कर रही हैं। फिर उसने रसोई की चाबी को उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, जाइए, जाकर चाय बना लीजिए और 1 कप मेरे लिए भी कॉफ़ी बना देना। और वह स्टाइल से अपने रूम की ओर बढ़ गई, जिस पर ममता जी उस चाबी को देखती रही। फिर अपमान का घूंट पी कर रह गई। चाय बनाकर ममता जी ने धीरे धीरे ट्रे उठाई। कपों में चाय छलक न जाए, इसीलिए हाथ कांपते हुए भी वो सावधानी से चल रही थी। श्रद्धा के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और कप टेबल पर रख दिया। कमरे में टीवी चल रहा था। श्रद्धा मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी। बिना सिर उठाए बोली, कितनी देर लगा दी, इतनी भी फुर्ती नहीं बची तुम्हारे अंदर। अब उसका लहजा भी तुम पर आ गया था। ममता जी बस हल्की मुस्कान दे पाई, बेटा, गैस थोड़ी धीमी थी। अच्छा अच्छा, अब बहाने मत बनाओ। श्रद्धा ने हाथ झटकते हुए बोली, कॉफ़ी वहीं रख दो और निकलो। कमरे में बिना पूछे आने की आदत छोड़ दो, समझी आप? बोलकर आया करिए। ममता जी का दिल फिर से कसक उठा। उन्होंने कॉफ़ी टेबल पर रखी और चुपचाप बाहर आ गई। आंखें नम थी। आखिर वह क्या ही करती? उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उनके पास ना तो कोई रिश्तेदार थे और ना ही कोई दोस्त। शाम के 5 बज रहे थे। पूजा खत्म करके जैसे ही ममता जी उठी, माथे पर तिलक लगाया, उसी समय श्रद्धा झलाते हुए कमरे से बाहर आई। हाथ में मोबाइल, माथे पर सिकन, आँखों में चिढ़। सुनो बुढ़िया,
आज हमारे मायके के लोग आने वाले हैं। ममता जी ठिठक गई। हाथ से अगरबत्ती का धुआं हवा में फैल गया। वो धीरे से बोली, अच्छा बेटा, तो मैं घर के सामने दिया जला दूं क्या? मेहमान आएंगे तो भगवान की कृपा भी होगी। श्रद्धा ने ताने मारते हुए कहा, अरे भगवान की कृपा नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए, और वो तुम बनाओगी। सोचा था होटल से मंगा लूं, लेकिन आजकल सब कुछ महंगा हो गया है, तो अब घर की पुरानी मालकिन का भी कुछ काम ले लिया जाए। ममता जी चौंकी। बेटा, मैं कैसे करूँगी? जिस पर श्रद्धा बीच में टोकते हुए बोली, कैसे करूँगी कि क्या मतलब होता है? अच्छे से खाती पीती हो? ऐसा तो है नहीं, शरीर से जान निकल गई, इसीलिए कुछ तो उपयोग करो। बेफालतू में भगवान की भक्ति में लीन रहती हो तो यहाँ पर भी शरीर चलाओ, बहाना नहीं सुनना है। जिस पर ममता जी बोली, मैं बेटा कोशिश करूँगी, पर कमर में थोड़ा दर्द है, हाथ भी। श्रद्धा बीच में ही बोल पड़ी, आंखें फाड़कर तेज आवाज में, चुप रहिए, हर बार कोई न कोई बहाना तैयार रहता है तुम्हारे पास। अगर खाना नहीं बना तो आज ही सबको बता दूंगी कि तुम्हारी वजह से मेरे रिश्तेदार भूखे लौटे। और याद रखना, मैं अबे बुढ़ापे वाली नौटंकी नहीं सहने वाली। घर में रहना है तो काम करना सीखो, वरना दरवाज़ा खुला है, जाओ जहाँ जाना है। ममता जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं बना दूंगी खाना, बस थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक कर दूंगी। श्रद्धा ने हंसते हुए ताना मारा, हाँ हाँ, वक्त तो तुमने सारी ज़िंदगी खा लिया, अब थोड़ा काम भी कर लो। वैसे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने से बेहतर है कि कुछ काम ही आ जाओ। वो मुड़ी और चली गई, पर उसके शब्द दीवारों पर ठहर गए। मुफ्त की रोटियां। ममता जी वहीं खड़ी रहीं। अगरबत्ती की खुशबू अब कड़वी लगने लगी थी। उन्होंने आहिस्ता से भगवान की मूर्ति की ओर देखा, आंखें बंद की और बहुत धीमे स्वर में बोली, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है तेरी? अब तो दिल भी काम करने से मना कर रहा है। शाम के 7 बज चुके थे। घर की रोशनी जगमगा रही थी। ड्राइंग रूम में चहल पहल थी। श्रद्धा के मायके वाले आ चुके थे। दरवाजे पर माँ, पापा, भाई और 2 बहनें हंसते हुए दाखिल हुए। श्रद्धा ने बनावटी मुस्कान के साथ सबका स्वागत किया। अरे मम्मी पापा, आइए ना, कितना टाइम लगा आपको? उसका पति प्रकाश पास ही बैठा था, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर चमक। बहू की फैमिली से बातें करते हुए बेहद खुश लग रहा था। अरे क्या बात है, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो हंसते हुए बोला। श्रद्धा के पापा ने हंसकर कहा, हाँ भाई, सोचा थोड़ा टाइम अपनी बेटी दामाद के साथ बिताया जाए। सब हंस रहे थे। ड्राइंग रूम में हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। इधर रसोई में ममता जी अकेली खड़ी थी। गैस की आंच के सामने उनका चेहरा लाल हो गया था। माथे से पसीना टपक कर गालों तक आ रहा था। स्टोव पर एक तरफ दाल चढ़ी थी, दूसरी तरफ सब्जी भून रही थी और तीसरी आंच पर पूरी के लिए तेल गर्म हो रहा था। हर बार जब किसी के हंसने की आवाज़ आती तो उनका हाथ और तेज चल पड़ता। बेटे के लिए बना रही हूँ, वही बेटा जो माँ को आज काम वाली समझता है। वो खुद से बुदबुदाई। आँखों में एक चमक और दर्द एक साथ उतर आया। श्रद्धा रसोई के दरवाजे तक आई, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर नकली मुस्कान। माँ जी, जल्दी बनाइए, मम्मी पापा को बहुत भूख लगी है। ममता जी ने थके हुए स्वर में कहा, थोड़ा टाइम दो बेटा, सब तैयार हो जाएगा। श्रद्धा ने ताना मारते हुए कहा, टाइम टाइम, जब देखो टाइम ही मांगती रहती हो। कुछ काम जल्दी भी कर लिया करो, दिमाग खराब करके रखा है। बेटा, उसके शब्द तीर की तरह चुभे। ममता जी ने बस आंचल से पसीना पोंछा और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद खाना तैयार था।
थाली में पराठे, कढ़ी, पुलाव, दाल और मिठाई रखी। धीरे धीरे सब टेबल पर परोसा। श्रद्धा के पापा ने कहा, वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। श्रद्धा मुस्कुरा कर बोली, जी पापा, आज तो मैंने ही सब कुछ संभाला। जिस पर उसकी माँ बोली, अपनी सास से भी बोला करो, काम में हाथ बटाए। कितनी दुबली पतली हो गई है मेरी बच्ची। अरे मम्मी, वो तो रोज़ पूजा पाठ के अलावा कुछ भी नहीं करती, बस मुफ्त का तोड़ती हैं। जिस पर उसकी माँ ने कहा, तो आखिर अपनी सास को इस घर में रखा ही क्यों है? उसे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। यह सुनकर आकाश थोड़ा सा असहज हो गया था। वहीं श्रद्धा एकदम मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत है, वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है, ज़्यादा समय तो वैसे भी नहीं जीने वाली, इसीलिए बस थोड़ा सा तरस आ जाता है। जिस पर उसकी माँ ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, हाय मेरी बेटी, कितनी ज़्यादा समझदार है। जिस पर श्रद्धा मुस्कुराने लगी थी। वही उसकी जहरीली बातों ने ममता जी के दिल को तोड़ दिया था। किसी ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा था, जिससे उन्होंने चुपचाप थाली उठाई और रसोई में लौट गई। उनकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, बस एक ठंडी शांति थी। वो शांति जो तूफान के पहले आती है। ना जाने कितनी देर तक वो यूं ही खड़ी रही। सिर्फ गैस की हल्की टपक और थालियों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। तभी श्रद्धा अपने कमरे से निकली, हाथ में फ़ोन, चेहरे पर वही पुराना तिरस्कार भरा भाव। वह रसोई के पास आकर ठिठकी और ताने मारती आवाज़ में बोली, अरे अब क्या खड़ी खड़ी तपस्या कर रही हो क्या? खाना तो सब खा चुके हैं, अब ज़रा बाहर जाओ, डाइनिंग टेबल साफ करो, सब कुछ बिखरा पड़ा है। ममता जी धीरे से बोली, बेटा ज़रा सांस ले लूँ, फिर करती हूँ। श्रद्धा ने बीच में ही काट दिया, आवाज़ और ऊंची कर दी, नहीं नहीं, सांस तो आप रोज़ लेती ही हैं, अब ज़रा काम भी कर लीजिए। मेरे मम्मी पापा बैठे हैं बाहर, मुझे उनसे बातें करनी है, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। वो मोबाइल पर नज़र गड़ाए हंसते हुए बोली, और हाँ, साफ़ मतलब साफ़, गंदगी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसा चमकना चाहिए टेबल की चेहरा दिख जाए, समझी आप? ममता जी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। बस एक पल को उस नज़र में कुछ था, न दर्द न डर, बस एक निर्णय की शुरुआत। श्रद्धा को लगा जैसे उन्होंने कुछ कहना चाहा, तो उसने फिर बात पलट दी और हल्के से व्यंग फेंका, अब खड़ी मत रहिए, काम कीजिए, और हाँ जल्दी कीजिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि इस घर में सिर्फ आप ही काम करती हैं। वो यह कहकर ठहाके लगाते हुए चली गई। ममता जी वहीं खड़ी रहीं, धीरे से दीवार के सहारे बैठ गईं, आंखें बंद कर ली। उनके होठ हिले, अब बहुत हो गया प्रभु, अब मेरी परीक्षा ख़त्म करिए। रात के 11 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ बर्तनों की खनखनाहट और हवा की सरसराहट बाकी थी। ममता जी ने रसोई का सारा काम निपटा दिया था। सिंक चमक रहा था, गैस बंद थी और फर्श को धोकर उन्होंने खुद अपने आंचल से सुखा दिया। थकी हुई चाल से वो अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने धीरे से कुंडी खोली और ठिठक गई। कमरे के अंदर श्रद्धा के माँ पापा आराम से बैठे थे। कपड़ों का बैग, तकिए, चादरें सब बिछा हुआ था। टीवी चल रहा था और कमरे के बीच में उनकी जगह अब मेहमानों की आरामगाह बन चुकी थी। ममता जी ने बिना कुछ बोले अपनी नज़रें झुका ली। धीरे से बोली, ओह आप लोग यहाँ। श्रद्धा की माँ ने हल्की सी असहज मुस्कान दी, लेकिन उनके पति का चेहरा एकदम लाल था, गुस्से से, झेप से और असहमति से भरा हुआ। वह जोर से बोले, श्रद्धा इधर आओ जरा। कुछ ही पल में श्रद्धा आई, हाथ में फ़ोन, माथे पर सिकन, आँखों में झुंझलाहट। क्या हुआ पापा? बहुत नींद आ रही थी मुझे।
उसके पिता बोले, श्रद्धा, ये क्या तौर तरीका है? तुम्हारी सासू माँ बिना पूछे कमरे में आ गई। श्रद्धा यह सुनते ही भड़क गई। उसने गुस्से से सासू माँ को देखते हुए कहा, आपको तमीज़ है या नहीं मम्मी जी? ऐसे बिना बोले किसी के रूम में अपनी बेटी को इस तरीके से अपनी सासू माँ से बात करते हुए देखकर श्रद्धा की माँ ने जल्दी से कहा, अरे बेटा, ऐसे कैसे तुम बात कर रही हो? जिस पर श्रद्धा ने गुस्से के साथ कहा, मॉम प्लीज़ कोई नाटक मत करिए ना ही अब आप भी सासू माँ की साइड लीजिए। रसोई में इतनी बड़ी जगह है, वहाँ आराम से लेट सकती हैं ये। वैसे भी खाना वहीं बनता है, तो वहीं सोना इनके लिए सबसे सही जगह है। वहीं यह सुनकर ममता जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कुछ कहना चाहा, श्रद्धा बेटा, वो जगह तो श्रद्धा ने बीच में ही रोक दिया। माँ जी, ज़्यादा बातें मत कीजिए, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं इन्हें ज़मीन पर नहीं सुलाऊंगी। और जहाँ तक आपकी बात है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? दिन भर तो पूजा करती रहती हैं, अब रसोई में सो भी लीजिए। और हाँ, ज़रा ध्यान रखिएगा, कहीं रात को उठकर फिर गैस खुली न छोड़ दे। उसकी आवाज़ में ताने और अपमान का जहर था। वो यह कहकर दरवाज़ा झटके से बंद कर चली गई। उसके मम्मी पापा भी रूम में चले गए। ममता जी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। बस एक पल को उस नज़र में कुछ था, न दर्द न डर, बस एक निर्णय की शुरुआत। श्रद्धा को लगा जैसे उन्होंने कुछ कहना चाहा, तो उसने फिर बात पलट दी और हल्के से व्यंग फेंका, अब खड़ी मत रहिए, काम कीजिए। और हाँ, जल्दी कीजिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि इस घर में सिर्फ आप ही काम करती हैं। वो यह कहकर ठहाके लगाते हुए चली गई। ममता जी वहीं खड़ी रहीं, धीरे से दीवार के सहारे बैठ गई, आंखें बंद कर ली। उनके होठ हिले, अब बहुत हो गया प्रभु, अब मेरी परीक्षा ख़त्म करिए। रात के 11 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ बर्तनों की खनखनाहट और हवा की सरसराहट बाकी थी। ममता जी ने रसोई का सारा काम निपटा दिया था। सिंक चमक रहा था, गैस बंद थी और फर्श को धोकर उन्होंने खुद अपने आंचल से सुखा दिया। थकी हुई चाल से वो अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने धीरे से कुंडी खोली और ठिठक गई। कमरे के अंदर श्रद्धा के माँ पापा आराम से बैठे थे। कपड़ों का बैग, तकिए, चादरें सब बिछा हुआ था। टीवी चल रहा था और कमरे के बीच में उनकी जगह अब मेहमानों की आराम गाह बन चुकी थी। ममता जी ने बिना कुछ बोले अपनी नज़रें झुका ली। धीरे से बोली, ओहो, आप लोग यहाँ। श्रद्धा की माँ ने हल्की सी असहज मुस्कान दी, लेकिन उनके पति का चेहरा एकदम लाल था, गुस्से से, झेप से और असहमति से भरा हुआ। वो जोर से बोले, श्रद्धा, इधर आओ जरा। कुछ ही पलों में श्रद्धा आई, हाथ में फ़ोन, माथे पर सिकन, आँखों में झुंझलाहट। क्या हुआ पापा? बहुत नींद आ रही थी मुझे। उसके पिता बोले, श्रद्धा, यह क्या तौर तरीका है? तुम्हारी सासू माँ बिना पूछे कमरे में आ गई। श्रद्धा यह सुनते ही भड़क गई। उसने गुस्से से सासू माँ को देखते हुए कहा, आपको तमीज़ है या नहीं मम्मी जी? ऐसे बिना बोले किसी के रूम में अपनी बेटी को इस तरीके से अपनी सासू माँ से बात करते हुए देखकर श्रद्धा की माँ ने जल्दी से कहा, अरे बेटा, ऐसे कैसे तुम बात कर रही हो? जिस पर श्रद्धा ने गुस्से के साथ कहा, मॉम प्लीज़ कोई नाटक मत करिए, ना ही अब आप भी सासू माँ की साइड लीजिए। रसोई में इतनी बड़ी जगह है, वहाँ आराम से लेट सकती हैं ये। वैसे भी खाना वहीं बनता है, तो वहीं सोना इनके लिए सबसे सही जगह है। वही यह सुनकर ममता जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कुछ कहना चाहा, श्रद्धा बेटा, वो जगह तो श्रद्धा ने बीच में ही रोक दिया। माँ जी, ज़्यादा बातें मत कीजिए,
ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं इन्हें ज़मीन पर नहीं सुलाऊंगी। और जहाँ तक आपकी बात है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? दिन भर तो पूजा करती रहती हैं, अब रसोई में सो भी लीजिए। और हाँ, ज़रा ध्यान रखिएगा, कहीं रात को उठकर फिर गैस खुली न छोड़ दें। उसकी आवाज़ में ताने और अपमान का जहर था। वो यह कहकर दरवाज़ा झटके से बंद कर चली गई। उसके मम्मी पापा भी रूम में चले गए। ममता जी वहीं खड़ी रह गईं, दीवार के सहारे टिककर। उनकी आंखें एकदम सूनी थी, ना कोई आंसू ना कोई शब्द। धीरे से उनके होठ हिले। आज मैंने सब सुन लिया, सारे अपमान अब बहुत हो गया। अब बस, अब एक आखिरी बात बाकी है जो मैं कहूँगी नहीं, करके दिखाऊंगी। वो मुड़ी धीरे धीरे रसोई की तरफ चली, जहाँ गैस स्टोव अब ठंडा पड़ चुका था, पर उनके अंदर की आग अब पूरी तरह जल चुकी थी। रात गहराती गई, पूरे घर में सन्नाटा था, पर ममता जी की आंखों में अब नींद नहीं, निर्णय था। उन्होंने रसोई का एक ड्रावर खोला और फिर एक चाबी निकाली, जिसे वह एक धागे में डाले रहती थी। उन्होंने फिर एक वहाँ पर बना सीक्रेट ड्रावर खोला, जिसमें कुछ कागज़ थे। सुबह के 8 बजे घर के अंदर अजीब सी हलचल थी। दरवाजे के बाहर लोगों के बोलने की आवाज़ें, कागज़ों के पलटने की खटपट, कलम के साइन करने की सरसराहट। श्रद्धा नींद से उठी, चेहरे पर झुंझलाहट लिए बाहर आई। पीछे प्रकाश भी था, साथ ही उसकी पूरी फैमिली भी। उनकी आंखें नींद से आधी बंद हो रही थी। हॉल में पहुँचे तो जो दृश्य देखा, सबके चेहरे से नींद जैसे उड़ गई। ममता जी सोफे पर आराम से बैठी थी, सिर पर हल्का पल्लू, चेहरे पर सुकून, और सामने टेबल पर रखे कागज़ों पर साइन कर रही थी। उनके पास खड़े 2-3 लोग दस्तावेज समेट रहे थे। घर में पहली बार ममता जी इतनी शांत और दृढ़ लग रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर चुका हो। श्रद्धा चिल्ला उठी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग कौन हैं और ये कागज़ कौन से हैं जिन पर आप साइन कर रही हैं? उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। मेहमान, प्रकाश, लॉयर और आश्रम के लोग सब ठिठक गए। ममता जी ने बस एक पल को सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, श्रद्धा बेटा, ये सब हमारे घर के कागज़ हैं, जिन पर अब मेरा आखिरी साइन बाकी था, अब हो गया। यह सब सुनकर श्रद्धा भड़क गई। क्या मतलब? क्या बकवास कर रही हो? कौन से कागज़? आप होश में है या नहीं? ये मेरा और प्रकाश का घर है। ममता जी अब उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज़ पहली बार सालों की चुप्पी को तोड़ रही थी, धीमी पर भीतर से इस्पात जैसी मजबूत। नहीं श्रद्धा, ये वो घर है जो मैंने अपने पति के साथ मिलकर बनाया था। तुम्हारे मायके की हंसी और तानों के बीच मैंने इस घर की नींव में अपनी उम्र गलाई थी। जिस कागज़ पर मैंने तुम्हारे लिए साइन किए थे, वो नकली थे। यह सुनते ही जैसे चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उस पल की हवा तक ठहर गई। श्रद्धा के चेहरे से सारा रंग उड़ गया, आंखें फैल गई, होठ खुले रह गए। प्रकाश एक कदम आगे बढ़ा, पर पैर वहीं थम गए। श्रद्धा के माता पिता एक दूसरे को देखने लगे, जैसे अचानक ज़मीन खिसक गई हो। कागज़ों पर पड़ी स्याही अब धूप में चमक रही थी, और उस रोशनी में ममता जी का चेहरा किसी सच्चे दीपक की तरह दमक रहा था। ममता जी आगे बोली, मैं देखना चाहती थी कि क्या होगा जब मैं घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। मैंने बस तुम्हारी परीक्षा ली और तुम हार गए। अब ये घर उन माँओं का होगा जिन्हें रसोई में सोने को कहा गया, जिन्हें चाय मांगने पर ताने मिले, और जिन्हें बेटी का प्यार भी बोझ लगने लगा। श्रद्धा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अविश्वास से कांपते स्वर में चीख उठी, आपका दिमाग तो सही है ना? आपको किसी ने बहका दिया है क्या? ये कैसी बकवास बातें कर रही हैं आप? वो और पास आई,
उंगली उठाते हुए बोली, आप पागल हो गई हैं शायद। कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अपने बेटे बहू को भूखा मारना चाहती हैं क्या? उसकी आवाज़ तेज होती गई, चेहरा लाल, आंखें जलन से भरी। ये घर मेरा है, मेरे मायके वालों के सामने ड्रामा मत कीजिए। वो झटके से आगे बढ़ी और ममता जी के हाथ से कागज़ खींचने लगी, लेकिन तभी चटाक एक तेज थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। इतनी गूंज कि हर व्यक्ति वहीं ठिठक गया। दीवारों ने भी वो थप्पड़ सुना, हवा तक थम गई। श्रद्धा का चेहरा तमतमा गया, हाथ गाल पर था, आंखों में हैरानी और अपमान का तूफान। लेकिन ममता जी की नज़रें अब भी ठंडी और अडिग थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, मेहमानों की सांसें रुक सी गई। प्रकाश हक्का बक्का खड़ा था। वो जल्दी से आगे बढ़ा, कांपती आवाज़ में बोला, माँ, ये क्या किया आपने? ममता जी की नज़र अब उस पर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस सालों का जमा हुआ दर्द और एक सख्त सच्चाई। एक पल और फिर दूसरा थप्पड़ उसके गालों पर भी दे मारा। इस बार आवाज़ और भारी थी, चट्टाक। शर्म आती है मुझे अपनी परवरिश पर कि मैंने तुम जैसे नालायक, बेवकूफ़ और मकार और गिरे हुए लड़के को जन्म दिया। प्रकाश का चेहरा झुक गया, उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। ममता जी के चेहरे पर अब सालों की मजबूरियां पिघल चुकी थी। उनका चेहरा अब संयमित क्रोध और गरिमा का प्रतीक था। उन्होंने दोनों को देखा। बहू सिर झुकाए खड़ी थी, बेटा सन्न होकर ज़मीन पर बैठ गया था। वो धीरे से बोली, ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पर नहीं, तुम्हारे संस्कारों पर पड़े हैं, ताकि अगली बार कोई और माँ अपने ही घर में पराई न कहलाए। फिर उन्होंने दस्तावेज उठाए, अपने साइन पर उंगली फेरी और टेबल पर रख दिए। अब ये घर मेरा नहीं, उन माँओं का है जो तुम्हारे जैसे बच्चों से घर का मतलब समझाने की ज़रूरत महसूस करती हैं। ममता जी ने शांत नज़र से अपने बेटे को देखा। हाँ बेटा, माँ हूँ, वही माँ जो अब तक हर अपमान में भी मुस्कुराती थी, लेकिन आज वो माँ तुम्हें एक सबक दे रही है कि औरत जब सहना छोड़ दे तो उसका मौन भी तूफान बन जाता है। तभी अचानक श्रद्धा की माँ खड़ी हो गई, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, आवाज़ कांपती लेकिन जहरीली। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? आप जैसी औरतें ही सास का नाम बदनाम करती हैं। इस उम्र में भी अकड़ नहीं गई है बहू के साथ ऐसा सलूक। अगर मेरे पति और बेटे न होते तो मैं अभी आपको दिखाती कि माँ होने का मतलब क्या होता है। उनके हर शब्द में विष था, आंखों में जलन और दिल में अहंकार। श्रद्धा के पिता ने रोकने की कोशिश की, बस करो सुधा, पर वो चुप नहीं हुई। नहीं, आज बोलना पड़ेगा, ये हमारे बेटी की इज्जत का सवाल है। ममता जी ने बस एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर उन्होंने बिना आवाज़ ऊंची किए कहा, अच्छा हुआ आपने अपनी बेटी की इज्जत का सवाल उठाया, पर अफसोस आपने कभी ये नहीं पूछा कि उसने किसी और की इज्जत का क्या हाल किया। उनकी आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द तेज तलवार की तरह गिरा। आप माँ हैं तो बताइए, जब आपकी बेटी ने मुझे रसोई में सुलाया तब आपकी मांग में शर्म क्यों नहीं जगी? जब उसने मुझे चाय मांगने पर ताने मारे तब आपका मातृत्व कहाँ था? और जब उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ जहर पिलाया तब क्या आपने कभी उसे रोका? कमरा एकदम शांत था। श्रद्धा की माँ की आंखों में अब गुस्सा नहीं, हिचक और अपराध बोध उतर आया था। ममता जी एक कदम और आगे बढ़ी। उनके स्वर में अब सिर्फ सच्चाई थी, जो किसी भी आवाज़ से ज़्यादा भारी थी। माँ होना आसान है सुधा जी, लेकिन संस्कारों की माँ बनना मुश्किल।
आपने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया, बस सम्मान देना नहीं सिखाया। वो ठहर कर बोली, आप अपनी बेटी की माँ हैं और मैं हर उस बेटी की माँ हूँ जो अपने ही घर में पराई बना दी गई। आज अगर मैंने हाथ उठाया तो अपनी बहू पर नहीं, उस सोच पर जो माँ को नौकरानी बना देती है। श्रद्धा की माँ का सिर झुक गया, आवाज़ गले में अटक गई। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की पर शब्द नहीं निकले। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज़ में बोली, माँ जी मैं। ममता जी ने बस हाथ उठाया, चुप रहने का इशारा किया, फिर धीमे से बोली, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम्हारी आंखों से जो गिरा है वही मेरा जवाब है। वो मुड़ी, दरवाजे की ओर चली और फिर रुक कर बोली, आप सब अब यहाँ से जा सकते हैं। कल सुबह तक का समय है। मुझे इस घर में कोई नहीं दिखना चाहिए। निकल जाइए इस घर से। मैं कल से यह घर उस सभी के लिए खुला होगा जो बेघर हैं। मैं भी अब वृद्धा आश्रम जा रही हूँ। सारी संपत्ति मैंने उन्हें दान कर दी है। अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूँगी। यह सुनकर श्रद्धा एकदम से बोली, माँ। लेकिन ममता जी रुकी नहीं। वहीं प्रकाश भी रोकना चाहता था, लेकिन फिर सारी बातें याद करके वह सर झुकाकर खड़ा रहा। जब औरत औरत को नीचा दिखाना छोड़ देगी, तभी हर घर में भगवान लौट आएगा। मैं गई नहीं, बस वहाँ चली गई हूँ जहाँ माँ कहलाना अपराध नहीं, आशीर्वाद होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।